नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। ये बिल्कुल नई सीरीज जो है वो चालू की जा रही है, जिसमें हम कक्षा 8 की विज्ञान मतलब क्लास 8 की जो साइंस की बुक है उसके चैप्टर्स को हम शुरू करेंगे। और जैसे कि हमने अपने और वीडियोस में पहले हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसके डाउट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं, वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और वैसे ही हम इस सीरीज को चालू करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 6, 7, 8, 9th क्लास के ज्योग्राफी, एसएसटी के जितने भी बाकी और सब्जेक्ट्स हैं और साइंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते बिना समय गवाए। अध्याय 1, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं भूजो। आप लोग परिचित हैं पहेली और भूजो से, दोनों ही काफी चर्चित हैं। आपको पता ही है, हम 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो ये तो आप भी जानना चाहेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्रिया होती है, और जिसमें आपको पता है सूर्य से वह रोशनी लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी जड़ों के द्वारा जमीन से लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? आपको पता है जंतुओं के जो भोजन का स्रोत है वो पौधे हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। आपको पता है, और ये हमने पढ़ा हुआ भी है कि हम पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमें पता है हम अंडे, दूध, दही ये सब जंतुओं से प्राप्त करते हैं, और जो पादपों से गाजर, मटर, फल जो भी हैं, हमारी सब्जियां हैं, है ना, और जो भी हमारी विभिन्न फसलें हैं वह हम पौधों से प्राप्त करते हैं। और हमें पाचन, खाने को पचाने के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, श्वसन, इन सब के संपादन में ये कार्य करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो ये फसल के द्वारा ही होता है। भोजन एक बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, पहेली ने बोला। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमने फसल उगा ली, लेकिन अगर हमने उसका प्रबंधन ही नहीं किया, जैसे कि आप कई बार न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे कि भाई इतनी फसल हरियाणा में या पंजाब में वहां के गोदाम में पानी, बारिश के कारण वो खराब हो गई। तो अगर हम उसका अच्छे से प्रबंधन ना करें और ढंग से वितरण ना करें, सही समय में वितरण ना करें, तो हमारे पास जो इसका जो ढांचा होगा वो खराब हो जाएगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आपको पता है विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो भारत में है। पहली चीन में, दूसरी भारत में। और हमें तो लगता है कि कुछ सालों में भारत चीन को भी पछाड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए किस प्रकार से फसलों के उत्पादन के साथ साथ उनका प्रबंधन और वितरण कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियां। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। आपको पता है वो घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूहों में विचरण करते रहते थे, मतलब इधर से उधर जाते आते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बहुत बड़े पैमाने पर कोई पौधे को उगाते हैं तो उसको फसल कहते हैं।
उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है: खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। देखिए, हमने पहले भी टर्म सुना होगा, खरीफ फसल और रबी फसल। तो अब हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः आपको पता है जून से सितंबर महीने तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। आपको ये याद रखना है, ये बोने का टाइम है, मतलब जिस समय हम फसलों को लगाते हैं। ठीक है, तो रबी से आपको सर्दी याद रहनी चाहिए कि हम जब सर्दियों में बोते हैं उसको रबी की फसलें कहते हैं। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। आपने देखा भी है कि ठंड में ही गेहूं उगाया जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। आधारिक फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। धान से आप समझ जाइए कि धान से जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चावलों की बात कर रहे हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद्य उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण, ये सब इसके कार्य हैं कृषि पद्धतियों के अंतर्गत। मिट्टियां तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना अथवा प्रथम चरण में मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे पोला मतलब इस प्रकार से उसको हम मिट्टी के अंदर उसको उसमें जगह बना देते हैं जिससे उसके अंदर हवा जा सके और अच्छे से पानी भी घुस सके। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। आपको पता है कि पोली मिट्टी बनाने के लिए केचुआ भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें हम मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।